नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि मौलिक अधिकारों से कोई कानून असंगत है या उनका उल्लंघन करता है तो फिर उस कानून का क्या हश्र होगा। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 13 की, जिसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले अर्थात लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से अगर असंगत हैं या फिर उनका अल्पीकरण करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उस कानून का क्या हश्र होगा। आर्टिकल 13 में कुल मिलाकर 4 भाग हैं। जो इसका पहला भाग है ये बताता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अर्थात संविधान लागू होने के पहले अगर कोई ऐसा कानून था जो संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, उसी दिन से उसे समाप्त मान लिया जाएगा, या जिस भाग तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उस भाग तक उसको क्या मान लिया जाएगा, उस सीमा तक उसको समाप्त मान लिया जाएगा। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर है तो ये एक बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि अगर संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, समाप्त, या जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा उस सीमा तक उसे समाप्त मान लिया जाएगा। 2 पॉइंट हो गए, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा क्या है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा कानून बनता है। अब बार बार हम बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट इसका है, बार बार हम बात कर रहे हैं कि कानून कानून कानून। तो कानून है क्या वास्तव में, लॉ है क्या। तो कानून के अंतर्गत कहा गया कि कानून के अंतर्गत जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, जितना भी रूल है, जितना रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, सबको क्या माना जाएगा, कानून माना जाएगा। इवन देन कस्टम को भी क्या माना जाएगा, कानून माना जाएगा। अगर कोई प्रथा है, कोई इस तरह से प्रथा चली आ रही है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ये बात जो कही गई वो कही गई 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा एक बात जोड़ी गई कि अगर ये जो भाग जोड़ा गया, चौथा भाग, ये 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है अर्थात संविधान संशोधन होता है तो उसे नियम नहीं समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ, उसे कानून नहीं समझा जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लॉ ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का छूट दी गई कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक मामला हुआ। तो इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें कहा गया कि संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे ध्यान ये रखना होगा कि उसे मूल ढांचा बनाए रखना होगा, अर्थात संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे, बाकी वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद ने जो संशोधन किया मौलिक अधिकारों में, संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जो संशोधन किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। तो वो जो समाप्त किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा समझा ही नहीं। तो फिर मूल ढांचा है क्या, ये प्रश्न उठा कि मूल ढांचा किसे माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा क्या है ये समय समय पर हम बताते रहेंगे। उसने बहुत सारी चीजों को, उसने जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मूल ढांचा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मूल ढांचा है, स्वतंत्रता मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य ये क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है। तो कहा गया कि इन चीजों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और समय समय पर अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो हम बताते रहेंगे। एक बात जो अनुच्छेद 13 और पक्का करके जाती है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिल गया जुडिशियल रिव्यू का। किस चीज का अधिकार मिल गया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कानून संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है तो उसको जो है रिव्यू किया जा सकता है कि वो सब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है।
तो इन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से आ रही है? आर्टिकल 13 से। हालांकि आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 226 भी है और सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत उभर कर सामने आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 13। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका, वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आर्टिकल 13 है तभी मौलिक अधिकारों की रक्षा हो पा रही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिला हुआ है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा? उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता होगा। अगर पूर्ण रूप से करता होगा तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और जो इसकी दूसरी बात है कि यह क्या काम करता है कि यह अंकुश लगाता है, ये कंट्रोल करता है किसको? इंडियन पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। इंडियन पार्लियामेंट मतलब संसद पर, और जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, उनको एक हिसाब से क्या करता है? सीमा में रखता है। और दूसरी बात क्या है कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है इससे। तो ये महत्व है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।